डियर स्टूडेंट्स, आज हमें कक्षा 11वीं का पाठ 6 नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नागरिक का अर्थ एवं उसकी विशेषताएं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि नागरिक किसे कहते हैं। किसी राज्य में रहने वाले उस व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है जिसे राज्य कुछ आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है और व्यक्ति उन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करता है। तो इस प्रकार से राज्य में रहने वाला वह व्यक्ति नागरिक कहलाएगा जिसको राज्य द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और वह व्यक्ति राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। विभिन्न विद्वानों ने नागरिक की परिभाषाएं अलग अलग दी हैं। अरस्तु ने के अनुसार नागरिक राज्य का वह सदस्य है जो शासन व न्याय प्रबंध में भाग लेता है। अरस्तु ने नागरिक उस व्यक्ति को कहा है जो राज्य में रहकर राज्य के शासन में भाग लेने का कार्य करता है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो न केवल राज्य में रहता है बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन भी करता है। अर्थात प्रोफेसर लास्की के अनुसार केवल राज्य में रहने से व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता, उसे अपने अधिकारों के उपभोग के साथ कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि नागरिक राज्य का वह व्यक्ति है जो अपने अधिकारों का उपभोग करता है तथा अपने कर्तव्यों का पालन करता है। एक राज्य में नागरिक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये अब हम स्पष्ट करते हैं। और उन विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता हमारी है राज्य की सदस्यता। नागरिक को राज्य का सदस्य होना चाहिए, एक विदेशी राज्य का सदस्य नहीं होता। इसलिए वह व्यक्ति जो राज्य का सदस्य है नागरिक कहलाता है। दूसरा है स्थायी निवासी। नागरिक अपने राज्य में लंबे समय तक निवास करता है और अपने राज्य में रहकर ही वह अपने जीवन का निर्वाह करता है। तीसरा पॉइंट हमारा है अधिकारों की प्राप्ति। नागरिक को राज्य के द्वारा कुछ विशेष आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और व्यक्ति उन अधिकारों को भोगने का कार्य करता है। कर्तव्यों का पालन। चौथा पॉइंट हमारा है नागरिक को न केवल अधिकार दिए गए हैं बल्कि नागरिक के राज्य के प्रति अपने कुछ कर्तव्य भी हैं और वह उन कर्तव्यों का पालन करता है और उन कर्तव्यों के प्रति निष्ठा दिखाता है। इसमें हमारा लास्ट पॉइंट है पांचवा, राज्य के प्रति वफादार। नागरिक अपने राष्ट्र या राज्य के प्रति वफादार होता है और आवश्यकता पड़ने के पर वह अपने राज्य या राष्ट्र के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार से ये हमारी विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नागरिक के प्रकार। नागरिक कितने प्रकार के होते हैं वो हम अब आपको स्पष्ट करेंगे। और इसमें है हमारा नागरिक के प्रकार। नागरिक दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा जन्मजात नागरिक और दूसरा है राज्यकृत नागरिक। जब व्यक्ति जन्म के आधार पर किसी राज्य या राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे हम जन्मजात नागरिक कहते हैं। जैसे भारत में रहने वाले किसी दंपत्ति के घर पर बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चा जन्म से ही भारत का नागरिक कहलाए। दूसरा है राज्यकृत नागरिक। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक है लेकिन
वह अन्य देश में उस देश की नागरिकता की शर्तों को पूरा करते हुए नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे राज्यकृत नागरिक कहा जाता है। जैसे भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाकर वहाँ रहने लगता है और अमेरिका की नागरिकता के नियमों को पूरा करते हुए अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे अमेरिका का राज्यकृत नागरिक कहा जाएगा। तो इस प्रकार से नागरिक के दो प्रकार हुए, एक जन्मजात नागरिक और दूसरा राज्यकृत नागरिक। मैं फिर इसको स्पष्ट करना चाहूँगा। जन्मजात नागरिक हम उस नागरिक को कहेंगे जो जन्म के आधार पर किसी देश की नागरिकता प्राप्त करता है, और राज्यकृत नागरिक उस नागरिक को कहा जाता है जो किसी राज्य या राष्ट्र की नियमों को पूरा करते हुए उस राष्ट्र या राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नागरिक और विदेशी में अंतर। तो अभी हमने नागरिक का अर्थ स्पष्ट किया, अब हम विदेशी का अर्थ स्पष्ट करते हैं। नागरिक और विदेशी में अंतर। एक बार दोबारा मैं नागरिक का अर्थ स्पष्ट कर देता हूँ। वह व्यक्ति जो किसी राज्य या राष्ट्र में रहता है और उस राज्य या राष्ट्र द्वारा उस व्यक्ति को कुछ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और वह व्यक्ति उन अधिकारों का उपभोग करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो वह व्यक्ति उस राज्य या राष्ट्र का नागरिक कहलाता है। विदेशी, किसी भी राज्य में केवल नागरिक ही नहीं रहते, वहाँ बहुत से लोग विदेशी भी रहते हैं। जैसे हमारा देश भारत है और भारत में केवल भारतवासी ही नहीं रहते हैं, भारतीय नागरिक ही नहीं रहते हैं, बल्कि बहुत से देशों के लोग भी रहते हैं या आते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में घूमने फिरने के लिए, व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए या राजदूत के रूप में जाते हैं, उन्हें विदेशी कहा जाता है। जैसे हमारे देश में बहुत से विदेशों से लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। बहुत से लोग हमारे देश में विदेशों से नौकरी कर रहे हैं और बहुत से लोग हमारे देश के साथ व्यापार करने के लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए हमारे देश में आते हैं। जबकि बहुत से देशों के प्रतिनिधि जो राजदूत के रूप में हमारे देश में कार्य कर रहे हैं, वो भी हमारे देश में रह रहे हैं। इन सब लोगों को हम विदेशी कहते हैं। अब मैं आपको विदेशी के प्रकार कितने हैं ये स्पष्ट कर देता हूँ। आमतौर पर 3 प्रकार में बांटा गया है इन्हें, विदेशियों को। पहला है स्थायी विदेशी, स्थायी विदेशी। दूसरा है अस्थायी विदेशी और तीसरा है राजदूत। अस्थायी विदेशी, तीसरा है हमारा राजदूत। अब हम इन तीनों को स्पष्ट करते हैं। स्थायी विदेशी, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में नौकरी या व्यापार करने के उद्देश्य से आता है और उसकी इच्छा उसी देश में रहने की होती है, वह उस देश को छोड़ना नहीं चाहता, तो वह उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है बाद में, तो उस व्यक्ति को हम स्थायी विदेशी कहते हैं। इसको फिर मैं एक बार स्पष्ट करता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी देश में नौकरी या व्यापार करने आता है और उस व्यक्ति की उसी देश में रहने की इच्छा है, वह उस देश को छोड़ना नहीं चाहता, तो वह स्थायी विदेशी है। ऐसा व्यक्ति उस देश के नियमों, नागरिकता के नियमों और शर्तों को पूरा करके उस देश की नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश करता है और वह उन नियमों और कानूनों को पूरा करके नागरिकता प्राप्त कर भी लेता है। दूसरा है हमारा
अस्थायी विदेशी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में घूमने फिरने या शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है और वह अपना भ्रमण करने और शिक्षा पूरी करने के बाद अपने देश वापस लौट जाता है, तो उस व्यक्ति को अस्थायी विदेशी कहा जाता है। तीसरा है हमारा राजदूत। जब किसी दूसरे राष्ट्र या देश का प्रतिनिधि हमारे देश में अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे राजदूत कहा जाता है। और विश्व के विभिन्न देशों द्वारा अनेक देशों में अपने राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। हमने भी, भारत ने भी अपने राजदूत अनेक देशों में नियुक्त किए हैं। तो इस प्रकार से हमारे विदेशी के प्रकार स्पष्ट हुए। इसमें एक शब्द और आता है हमारा, वो है प्रजा। हमने नागरिक को समझा, विदेशी को समझा, अब हम इसको और समझते हैं प्रजा। जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तीन तरह की व्यवस्थाएं होती हैं शासन की। लोकतांत्रिक व्यवस्था, दूसरा है राजतंत्र और तीसरा है तानाशाही। इनको समझिए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार के प्रतिनिधि जनता द्वारा, जनता में से और जनता पर शासन करने के लिए चुने जाते हैं। उस सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। यह सरकार संवैधानिक रूप से स्थापित होती है और हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दूसरा है राजतंत्र, जहाँ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, राजा का शासन है और यह राजा पैतृक होता है। राजा के मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा राजा बन जाता है, या बेटा नहीं है तो उसकी पुत्री राजा बन जाती है, और अगर पुत्री भी नहीं है तो राजा का भाई राजा बन जाता है। इस प्रकार से यह पद आनुवांशिक चलता चला जाता है, तो उसे हम राजतंत्र कहते हैं। जिस देश में राजतंत्र है उस देश के नागरिकों को प्रजा कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड में वहाँ के नागरिकों को प्रजा कहा जाता है। तीसरा हमारा जो है तानाशाही है। जब कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या सेना किसी देश के चुनी हुई सरकार को पलटकर शासन पर कब्जा कर लेती है और स्वयं शासन करने लगती है, और उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कहे गए शब्द ही कानून होते हैं, तो उस व्यवस्था को हम तानाशाही व्यवस्था कहते हैं। कई देशों में तानाशाही व्यवस्था है, जैसे कि हम उत्तरी कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ के शासक एक तानाशाह है और जिसका नाम है किम जोंग, और उनके द्वारा कहे गए शब्द ही कानून होते हैं। तो इस प्रकार से हमने शासन के तीनों रूपों को स्पष्ट किया बीच में। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नागरिक और विदेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें नागरिक और विदेशी में दोनों का अर्थ हमने स्पष्ट किया। अब उनमें अंतर क्या है ये स्पष्ट करेंगे, और इन अंतरों के अलग अलग आधार हैं। हम सबसे पहला आधार लेते हैं सदस्यता। नागरिक राज्य का सदस्य होता है, जबकि
विदेशी राज्य का सदस्य नहीं। जैसे भारत में इंग्लैंड का कोई व्यक्ति घूमने आया हुआ है, वह भारत का सदस्य नहीं है। दूसरा आधार है हमारा देशभक्ति। एक राष्ट्र का नागरिक देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन विदेशी किसी दूसरे देश के प्रति देशभक्ति की भावना नहीं रखता। तीसरा हमारा जो आधार है निष्कासन। किसी देश के नागरिक को उस देश से निष्कासित नहीं किया जा सकता, लेकिन विदेशी को कोई देश आवश्यकता पड़ने पर अपने देश से निकाल सकता है या निष्कासित कर सकता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमने बता दिया आपको, निष्कासन। चौथा पॉइंट है अधिकार। नागरिक को एक राष्ट्र या राज्य कुछ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है और वह उन अधिकारों का भोग करता है, लेकिन विदेशी को राज्य अधिकार प्रदान नहीं करता। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वह है सैनिक सेवा। नागरिक से आवश्यकता पड़ने पर राज्य सैनिक सेवा ले सकता है, लेकिन विदेशी को सैनिक सेवा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता या सैनिक सेवा नहीं ली जा सकती। तो ये हमारे नागरिक और विदेशी में अंतर हैं, हमने स्पष्ट किए। हम एक टॉपिक और करेंगे आज, और वो टॉपिक है हमारा नागरिक के गुण। एक अच्छे नागरिक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन गुणों को हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला है स्वास्थ्य। एक अच्छे नागरिक को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। अगर एक नागरिक स्वस्थ है तो वह अपने देश के लिए कार्य कर सकता है, अपने देश के आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक विकास में योगदान दे सकता है। अगर नागरिक स्वस्थ नहीं है, बीमार है, तो वह अपने देश के लिए विकास में सहयोग नहीं कर सकता। दूसरा जो हमारा है शिक्षित। एक अच्छे नागरिक को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही किसी देश की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकता है और अपने देश की समस्याओं के समाधान में सहयोग कर सकता है। तीसरा है ईमानदार। एक अच्छे नागरिक को ईमानदार होना चाहिए ताकि वह अपने देश के लिए समय पड़ने पर ईमानदारी से सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए। एक देश के अच्छे नागरिक को बेईमान नहीं होना चाहिए। अगर किसी देश के नागरिक ईमानदार नहीं हैं, बेईमान और भ्रष्ट हैं, तो वह देश आर्थिक और सामाजिक रूप से विकास नहीं कर सकता। चौथा है चरित्रवान। एक देश के नागरिक को चरित्रवान होना चाहिए। जैसा कि महात्मा गांधी और स्वामी दयानंद द्वारा कहा भी गया है, जिस देश के नागरिक चरित्रवान है वह देश अवश्य ऊंचाई की बुलंदियों पर जाएगा। प्राचीन समय में भारत में भी ऋषि मुनियों के द्वारा
चरित्र के निर्माण पर जोर दिया जाता था और कहा जाता था कि अगर राष्ट्र के नागरिक चरित्रवान हैं तो वह राष्ट्र अवश्य ही समृद्ध होगा। इसलिए एक देश के नागरिक के लिए चरित्रवान होना बहुत ही आवश्यक है। पांचवा है वोट का उचित प्रयोग। एक देश के नागरिक को वोट का अधिकार प्रदान किया जाता है और यह अधिकार उसका सबसे बड़ा अधिकार होता है और इस अधिकार के उचित प्रयोग द्वारा वह राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर वह अपने मत का उचित प्रयोग करता है तो अपने देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसे अपने वोट को किसी लोभ लालच में प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठा है कर्तव्य परायण। कर्तव्य परायण एक देश के नागरिक को कर्तव्य परायण होना चाहिए। कर्तव्य परायण का हमारा अभिप्राय है नागरिक का अपने कर्तव्यों को पालन करना। प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक होते हैं और वह नागरिक इन अधिकारों का उपभोग करता है। लेकिन एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं और दूसरे व्यक्ति के अधिकार पहले व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। इसलिए अगर देश का प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है तो वह दूसरे के अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसलिए एक देश के नागरिक को कर्तव्य परायण होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने एक अच्छे नागरिक के गुणों का वर्णन किया। और प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।